है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको डेली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। तो आज का जो आपका विषय है वो है इकोनॉमिक्स। आज हम आपको अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनका क्या आंसर होगा। तो आइए देखते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विकास के साथ साथ धीरे धीरे भारत पूंजीवादी मॉडल को भी अपना रहा है और साथ साथ में मनुष्यों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित चीजों पर भी ध्यान दे रहा है, अर्थात वह समाजवादी व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दे रहा है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्कूल है, अस्पताल है आपके और विद्युत वगैरह है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी और साथ साथ में समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका कीवर्ड क्या है और कीवर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं अनार्थिक तत्व, अर्थात ऐसे तत्व जिनसे अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति न हो, अर्थात पूंजी की वृद्धि न हो। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा संसाधन है। पहला आपका जो विकल्प है वह है सामाजिक व्यवहार। दूसरा जो आपका है प्राकृतिक संसाधन। तीसरा जो आपका शक्ति संसाधन। चौथा आपका पूंजी संसाधन। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा अनार्थिक तत्व है जो आर्थिक न हो, अर्थात वह तत्व जो आर्थिक गतिविधियों में सहायक न हो। तो इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, इनकी बहुत बड़ी जरूरत है। इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में हम कोयला है, सोना है, तांबा है, चांदी है, कृषि फसलों से प्राप्त होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम अपना विकास कैसे करेंगे। शक्ति संसाधन, इसमें मानव शक्ति और इसमें मानव शक्ति भी आते हैं, साथ साथ में विद्युत शक्ति भी आती है। पूंजी, अगर किसी भी व्यवसाय को बढ़ाना है तो पूंजी की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अर्थात ये तीनों आपके हैं, पूंजी संसाधन, शक्ति संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ये सब आपके आर्थिक तत्व है। अर्थात इनके द्वारा हमें अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। लेकिन जो सामाजिक व्यवहार है वो आपका अनार्थिक तत्व है। ये कौन सा तत्व है? अनार्थिक तत्व। तो निम्न में से अनार्थिक तत्व कौन सा है? वह है आपका सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार से हम किसी भी आर्थिक तत्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो आपकी है वह किस प्रकार से है। अल्प विकसित है, विकसित है, विकासशील है या पिछड़ी हुई। तो हम जब देखते हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। किस अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है? विकासशील, क्योंकि हमारे यहाँ आय और कम है, गरीबी ज्यादा है। धीरे धीरे हम विकासशील की तरफ से धीरे धीरे अल्प विकसित की श्रेणी में हम आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, अर्थात
हमारे समाज में जो विकास हो रहे हैं वो किन के हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विकास का भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करता है। मतलब सामाजिक और निजी दोनों, अर्थात सरकारी और निजी दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। प्रश्न 5वां आपका यह विचार कि भविष्य में जो भारतीय नियोजन हो, अर्थात जो भारतीय विकास हो, उसमें वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आपका जो विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी का, यशवंत सिन्हा का, अमर्त्य सेन का, या मनमोहन का। तो यह जो विचार दिया था कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो उसमें वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात वस्तुोन्मुखी न होकर के जो हमारी अर्थव्यवस्था हो वो जनोन्मुखी हो। और यह विचार जो दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। ये किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का विचार है। इनका विचार यह था कि व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। दूसरा है आपका जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6, वह हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जनसंख्या से, जीडीपी से, या किसी से नहीं। तो हिंदू वृद्धि दर आपका संबंध है जीडीपी से। किससे संबंधित है आपका? जीडीपी से। ये जो हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट दिया था, जी रामकृष्ण एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे। ये सन 1921 में यूएसए में एक इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे थे। वहां पे इन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि जो हिंदूवादी व्यवस्था है वो विकास के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हिंदूवादी जो आपके वृद्धि दर है या हिंदूवादी जो व्यवस्था है वो विकास के अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि वे जो व्यवस्था थी सबसे पहले वो ये थी कि हम उतना ही उत्पादन करेंगे जितना हम उपभोग करते हों। इसलिए इन्होंने कहा था कि हिंदूवादी जो व्यवस्था है वो विकास के अनुकूल नहीं है। इसलिए हिंदू वृद्धि दर उन्होंने जीडीपी से जोड़ा था, अर्थात हिंदू वृद्धि दर कहा था कि ये जो है वो जीडीपी से संबंधित है। और उस समय जो भारत की जीडीपी थी 1981 के दौरान में करीब 3.5% थी, अर्थात हमारी भारत की जीडीपी बहुत ही कम थी। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। मतलब हिंदू की जो वृद्धि दर है, हिंदू ग्रोथ रेट, वो किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय आय से। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि रामकृष्ण जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया था कि हिंदूवादी जो विकासवादी व्यवस्था है वह राष्ट्रहित में नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति उपभोग की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, उत्पादन की तरफ कम ध्यान देता है। इसलिए उन्होंने इसका संबंध माना था राष्ट्रीय आय से कि अगर इसी तरीके से रहा तो हमारी राष्ट्रीय आय धीरे धीरे घटती जाएगी और हमारा भारत देश धीरे धीरे गरीब होता जाएगा। इसलिए हमारी जो हिंदू वृद्धि दर है अगर विकल्प में आता है किससे संबंधित है तो पहला आप आंसर लगाएंगे जीडीपी से, और अगर जीडीपी नहीं है विकल्प में तो राष्ट्रीय आय से। कभी कभी क्या होता है जीडीपी ऑब्लिक राष्ट्रीय आय, तो ये दोनों सही है। आइए इसको फटाफट हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि हम निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात इसमें निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी सम्मिलित है। अर्थात जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा है देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, अर्थात ऐसे तत्व जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक ना हो। तो जो आपका सामाजिक व्यवहार है वो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी भी आर्थिक क्रिया का जो है विकास नहीं होता है। तीसरा जो है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो अभी भी भारत हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था में
गिना जाता है वैश्विक लेवल पर। अर्थात ये जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वह अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 4 है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो जो विकास का हमारा भारतीय मॉडल है व्यक्ति और राज्य दोनों की। व्यक्ति का मतलब निजी क्षेत्र और राज्य का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों की। प्रश्न संख्या जो 5 है वह है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। उनका मतलब था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो वो वस्तुोन्मुखी से ज्यादा जनोन्मुखी होना चाहिए, अर्थात वस्तु का जो उत्पादन हो उसके केंद्र में सबसे पहले व्यक्ति होना चाहिए। छठा जो क्वेश्चन है आपका, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर आपका जीडीपी से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए कि हिंदू वृद्धि दर को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, ये कहाँ से आया? तो एक हमारे जो अर्थशास्त्री थे जी रामकृष्ण, सन 1981 में ये यूएसए में एक इकोनॉमिक फोरम में हिंदू विकास के ऊपर बोल रहे थे या भारतीय विकास के ऊपर बोल रहे थे। वहां इन्होंने हिंदू वृद्धि दर अर्थात जो भारतीय विकास की वृद्धि दर है उसको जीडीपी से जोड़ा था और बताया था कि जो हिंदूवादी विकास, जो हिंदूवादी प्रथा है वह विकास के अनुकूल नहीं है, अर्थात इसमें उपभोग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उत्पादन की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू जो वृद्धि दर है वह आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हिंदू वृद्धि दर जो हमारा है वह जीडीपी से संबंधित है या राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। हम आगे सेक्शन में जब पढ़ाएंगे तो आपको जीडीपी के बारे में बताएंगे, मतलब सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। चलिए, आज अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, इनको आप रिवीजन करिएगा और ये हमारी क्लास आज यहीं खत्म होती है। अगर आपको लगे कि ये जो हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें कब से आप पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ें। इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। मिलते हैं हम कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।